साल 1945। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के राजनीतिक आसमान पर भी बड़े बदलाव के बादल घिर आए थे। यह तय हो चुका था कि अब भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा और स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा होगा, इसे तय करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। वह शख्स थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। उनकी बेचैनी अपने लिए नहीं थी, बल्कि भारत के उस करोड़ों के शोषित, वंचित और अछूत समाज के लिए थी जिसे सदियों से इंसानी हकों से महरूम रखा गया था। डॉक्टर आम्बेडकर जानते थे कि अगर स्वतंत्र भारत के संविधान में इन शोषित वर्गों के अधिकारों को लिखित रूप में सुरक्षित नहीं किया गया, तो आजादी के बाद भी उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा। बस गोरे शासकों की जगह देश के सवर्ण और ताकतवर शासक ले लेंगे। इस कहानी में हम 1945 से 47 के बीच घटे उस ऐतिहासिक, दर्दनाक और अंततः गौरवशाली संघर्ष को जानेंगे, जब सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने डॉक्टर आम्बेडकर को राजनीति से मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपनी असीम योग्यता के बल पर उन्होंने न केवल उन सभी को झुकने पर मजबूर किया, बल्कि आधुनिक भारत के भाग्य विधाता भी बने। 45 से 46 की शुरुआत में कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने तय किया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का चुनाव होगा। यह चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। डॉक्टर आम्बेडकर के लिए यह करो या मरो की स्थिति थी। संविधान सभा में उनका पहुंचना बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने गृह राज्य बंबई, मुंबई प्रांत से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और कुछ कट्टरपंथी नेता डॉक्टर आम्बेडकर के धुर विरोधी थे। वे किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते थे कि आम्बेडकर संविधान सभा में आएं और दलितों के लिए विशेष अधिकारों की मांग करें। उस समय एक बड़े और प्रभावशाली नेता ने खुले मंच से यह घोषणा की थी, हमने संविधान सभा के सारे दरवाजे और खिड़कियां डॉक्टर आम्बेडकर के लिए बंद कर दी हैं। देखते हैं वह अंदर कैसे आते हैं। साजिशें रची गईं, राजनीतिक गोटियां इस तरह बिठाई गईं कि डॉक्टर आम्बेडकर बंबई प्रांत से चुनाव हार गए। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया हो, उसके लिए अपने ही देश की संविधान सभा से बाहर कर दिया जाना एक बहुत बड़ा और अपमानजनक झटका था। विरोधी खेमे में जश्न मनाया जा रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर के राजनीतिक करियर का अंत कर दिया है। क्या डॉक्टर आम्बेडकर टूट गए? क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। जो इंसान बचपन से ही अपमान के घूंट पीकर बड़ा हुआ हो, वह इन राजनीतिक साजिशों से कहां डरने वाला था। जब बंबई ने उनके लिए दरवाजे बंद किए, तो भारत के दूसरे कोने बंगाल ने उनके लिए अपनी बाहें खोल दी। बंगाल के एक महान दलित नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल। उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर की पीड़ा और देश को उनकी जरूरत को समझा। मंडल जी ने डॉक्टर आम्बेडकर को संदेश भेजा, बाबा साहेब आप बंगाल आइए, यहाँ का नाम शूद्र दलित समाज आपको अपने कंधों पर बिठाकर संविधान सभा में भेजेगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने यह चुनौती स्वीकार की। वे पूर्वी बंगाल के जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे। जोगेंद्र नाथ मंडल और बंगाल के दलित समाज ने दिन रात एक कर दिया। मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भी आम्बेडकर की विद्वत्ता का सम्मान करते हुए उनका समर्थन किया। जब चुनाव के नतीजे आए तो विरोधियों के होश उड़ गए। डॉक्टर आम्बेडकर भारी बहुमत से चुनाव जीत गए थे। बंबई में जिन लोगों ने कहा था कि उन्होंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं, डॉक्टर आम्बेडकर ने उन्हें अपनी इस जीत से करारा जवाब दिया। वे सीना तान कर संविधान सभा में दाखिल हुए। यह उनकी एक बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन किस्मत डॉक्टर आम्बेडकर की एक और कठिन परीक्षा लेने वाली थी। अभी संविधान सभा का काम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा हो गई। देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन का सबसे दर्दनाक असर डॉक्टर आम्बेडकर पर पड़ा। रैडक्लिफ लाइन खींची गई
और जिस जैसोर खुलना सीट से डॉक्टर आंबेडकर जीत कर आए थे, वह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में चला गया। तकनीकी और कानूनी रूप से डॉक्टर आंबेडकर अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उनकी सदस्यता शून्य हो गई। यह 1947 की गर्मियों का समय था। डॉक्टर आंबेडकर के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। इतनी मुश्किलों से, बंगाल के लोगों के प्यार से वे वहां पहुंचे थे और एक ही झटके में भूगोल ने उनसे उनका वह अधिकार छीन लिया। जो विरोधी कुछ महीने पहले उनकी जीत से निराश थे, वे फिर से खुश हो गए। उन्होंने मान लिया कि अब तो खुद प्रकृति और परिस्थितियों ने डॉक्टर आंबेडकर को संविधान सभा से बाहर कर दिया है। अब वे कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन इतिहास कुछ और ही रचने वाला था। डॉक्टर आंबेडकर भले ही संविधान सभा से बाहर हो गए थे, लेकिन संविधान सभा के भीतर उनकी गैर मौजूदगी एक खालीपन पैदा कर रही थी। भारत का संविधान कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। इसे लिखने के लिए कानून की गहरी समझ, दुनिया भर के संविधानों का ज्ञान और सामाजिक न्याय की परख होनी चाहिए थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव और अन्य वरिष्ठ नेताओं को यह बात बहुत जल्दी समझ आ गई। जब भी कोई जटिल कानूनी पेच फंसता, सबकी नजरें उस कुर्सी को तलाशतीं जहां कुछ समय पहले तक डॉक्टर आंबेडकर बैठा करते थे। आखिरकार देश के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें पंडित नेहरू और सरदार पटेल शामिल थे, को यह एहसास हुआ कि डॉक्टर आंबेडकर की व्यक्तिगत मुखालफत देश के हित से बड़ी नहीं हो सकती। डॉक्टर आंबेडकर के बिना भारत का संविधान लिखना असंभव था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, BG खैर को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय पत्र लिखा। पत्र का सार यह था: डॉक्टर आंबेडकर का संविधान सभा से बाहर रहना देश के लिए नुकसानदायक है। संविधान के निर्माण के लिए उनकी असीम कानूनी योग्यता की हमें सख्त जरूरत है। किसी भी कीमत पर एक सीट खाली करवाकर उन्हें बंबई से चुनवाकर वापस भेजा जाए। यह वक्त का कैसा न्याय था? जिन लोगों ने 45 से 46 में अहंकार में भरकर कहा था कि उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, आज 1947 में वही लोग उनके लिए लाल कालीन बिछा रहे थे। उनके लिए दरवाजे तोड़कर उन्हें ससम्मान वापस बुला रहे थे। बंबई की एक सीट MR जयकर के इस्तीफे से खाली की गई। कांग्रेस ने अपनी साजिशें छोड़ी और डॉक्टर आंबेडकर को निर्विरोध चुनवाकर वापस संविधान सभा में भेजा। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब डॉक्टर आंबेडकर वापस आए तो उनकी बेजोड़ बुद्धिमत्ता और कानूनी महारत को देखते हुए 29 अगस्त 1947 को उन्हें उस सबसे महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया गया जिसे भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस इंसान को अछूत कहकर पानी पीने से रोका गया, जिस इंसान को राजनीति से बाहर करने के लिए हर संभव साजिश रची गई, उसी इंसान के हाथों से लिखे गए संविधान से आज यह पूरा महान देश चलता है। अब जानिए इस कहानी से हमें क्या गहरा संदेश मिलता है। डॉक्टर आंबेडकर के 1945 से 47 के इस अभूतपूर्व संघर्ष की कहानी हमें कई शाश्वत और जीवन परिवर्तक संदेश देती है। योग्यता को कोई साजिश नहीं दबा सकती। जब आपके पास बेजोड़ ज्ञान और योग्यता होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। डॉक्टर आंबेडकर की कानूनी समझ इतनी ऊंची थी कि उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके बिना देश नहीं चल सकता। इसलिए अपना पूरा ध्यान अपनी शिक्षा और अपनी योग्यता बढ़ाने पर लगाइए। रास्ते बंद होने पर नए रास्ते खोजें। जब बंबई से दरवाजे बंद हुए तो डॉक्टर आंबेडकर ने घर बैठकर रोने के बजाय बंगाल का रुख किया। जीवन में जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमेशा कोई न कोई खिड़की खुली होती है। हार न मानना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। राष्ट्रहित हमेशा व्यक्तिगत विरोध से ऊपर होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डॉक्टर आंबेडकर ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उनका विरोध किया था, क्योंकि उनके लिए भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य और राष्ट्र का निर्माण अपनी व्यक्तिगत कटुता से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने बदले की भावना से नहीं बल्कि एक निर्माणकर्ता की भावना से काम किया। परिस्थितियां चाहे जो हों,
उद्देश्य मत भूलिए। विभाजन के कारण सीट छिन जाने पर एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आंबेडकर का उद्देश्य अटल था। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो प्रकृति खुद ब खुद आपको उस जगह तक पहुंचा देती है जहां आपको होना चाहिए। निष्कर्ष, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की यह कहानी महज एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह मानव आत्मा की अजेय शक्ति का प्रमाण है। यह साबित करती है कि अगर एक व्यक्ति के पास शिक्षा की ताकत, संघर्ष करने का जज्बा और समाज के लिए कुछ करने की सच्ची नीयत हो, तो वह बंद दरवाजों को तोड़कर भी इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।